भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रह्मण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो अगले 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आईएमएफ के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। भारत की यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था 6-7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा। वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और आईएमएफ में प्रभाव बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट हब में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान-5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। इकोनॉमिक लीडरशिप, भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी $4.9 ट्रिलियन जीडीपी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की जीडीपी 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका $30.57 ट्रिलियन और चीन $19.231 ट्रिलियन की भारत से आगे रहेंगे। भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे रोजगार के अवसर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बेहतर जीवन स्तर, बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। कंज्यूमर पावर, बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। चुनौतियां, आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा। जीडीपी क्या है? इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। 2 तरह की होती है जीडीपी। जीडीपी 2 तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी? जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, GDP = C+G+I+NX। यहाँ C का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब नेट एक्सपोर्ट है। GDP की घट बढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है? GDP को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीपीडी पर निगेटिव ही पड़ता है। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।